सभी साथियों को नमस्कार। फिर से आपके बीच मैं उपस्थित हूँ और आज फिर वही एक पुराना विषय लेकर आपके पास आया हूँ। और आप इसके शीर्षक में देखकर समझ ही गए होंगे। और इस विषय पर चर्चा करने का मेरा संदर्भ महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विषय था 15 अगस्त के दिन का और दूसरा विषय था आज सुबह एक वेब पोर्टल में एक समाचार देखकर। वेब पोर्टल के समाचार का कंटेंट जो था वो मुख्य रूप से ये था कि मुख्यमंत्री सचिवालय में ईमानदार अधिकारी बैठे हैं, उसके बाद भी प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कैसे। और जो 15 अगस्त का विषय था वो ये था कि ध्वजारोहण के समय जब हम लोग इकट्ठा हुए थे सोसाइटी में, तो कुछ व्यापारी बंधुओं का उसमें चर्चा हो रही थी और उनका बहुत सीधे तौर पे मैंने एक बात रखी कि भाई ओपी चौधरी वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके बीच से फिर ये प्रतिक्रिया आई कि अरे भैया क्या ईमानदारी क्या। बोले हमको ओपी चौधरी जी का नहीं पता है, हमको जीएसटी का पता है कि सब भ्रष्टाचार अपने चरम पर आ गया है, व्यापारी वर्ग परेशान है। तो मैंने कहा कैसे भैया, जीएसटी तो सब चीज ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, ऐसा वित्त मंत्री जी कहते हैं ओपी चौधरी जी। तो उनका कहना था कि भैया ऑनलाइन सब हो गया है। बोले आप भी जानते हो जेम पोर्टल भी ऑनलाइन है, लेकिन सेटलमेंट कैसे होते हैं वो आपको मालूम है। वैसे ही जीएसटी के बारे में भी बोले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की डिमांड अधिकारियों की होती है। एक व्यापारी ने यह भी कहा कि भैया मेरा ही रजिस्ट्रेशन था, पड़ा हुआ था, काफी टाइम हो गया था, लेकिन जब मैं विभाग में गया और वहां मेरे से 15,000 रुपए लिए और उसके बाद वो 4 घंटे में रजिस्ट्रेशन आ गया। तो भैया ये कैसी ईमानदारी है। अब ये था कि मेरी चर्चा ओपी चौधरी जी से एक बार फोन पर हुई थी, हुई बात, अलग अलग बात। उस समय उनका कहना था कि आप बताइए और जो भी अधिकारी ले रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि व्यापारी के मन में भी डर है, वो भी नहीं आएगा सामने। और एक छोटे अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो बिना ऊपरी दबाव के, जब वित्त मंत्री जी कहते हैं कि मैं ईओडब्ल्यू एसीबी का छापा पड़वा दूंगा, अधिकारियों के आप नाम बताइए, तो इसके बाद अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे तौर पर 15,000 से 25,000 रुपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। असेसमेंट की तो जो कहानी मुझे पता चल रही है वो तो और बड़ी भारी है। असेसमेंट में तो 50-75% तक के केसेस जा रहे हैं कि भैया असेसमेंट होता है, गलत नोटिस जारी हो जाता है, सब चीजें हो जाती हैं। ओपी चौधरी जी मेरी आपसे एक छोटी सी डिमांड है सिस्टम डिपार्टमेंट को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, कि पिछले 2 साल में जब से आपने सत्ता संभाली है, आप एक काम जरूर कर दीजिए। 1 करोड़ रुपए से अधिक के नोटिस कितने व्यापारियों को जारी हुए हैं इसको वेबसाइट में डाल दीजिए, और कितने व्यापारियों से वसूली की गई है उन नोटिस के अगेंस्ट और कितनों को छूट दी गई है इसकी जानकारी आप वित्त विभाग में डाल दीजिए। ईमानदारी जो है वो स्थापित हो जाएगी। इस तरह के काम, छोटे छोटे जो काम है ना, इस तरह की चीजें आप नोटिस को वेबसाइट में डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि भाई व्यवस्था बड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो एक तो ये बात है। अब बात है ईमानदारी की, असेसमेंट की मैंने बात की, जीएसटी की बात की। यदि हम ऐसे और अंदर जाते जाए तो व्यापारी वर्ग हलाकान है। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो सिर्फ आरोप है, इसको हम सिद्ध कैसे माने। बिल्कुल यही मेरा भी कहना है कि साहब ये आरोप है, लेकिन जब मैं व्यापारी से कहता हूं कि आप आइए चलिए हम लोग बात करते हैं ओपी चौधरी जी से इसको लेकर, पता है ओपी चौधरी जी आपका फीडबैक क्या है। व्यापारी वर्ग कहते हैं भैया देश नहीं सुधारना है, क्रांति नहीं करनी, धंधा चलाना है, परिवार चलाना है। एक बार हम सामने आ गए ना, ईओडब्ल्यू और जीएसटी आप देख रहे हो ना, अब इसका मतलब पता है आपको। वित्त मंत्री जी जब आप ईओडब्ल्यू और जीएसटी की बात करते हैं कि आप भ्रष्ट अधिकारियों के नाम बताइए, हम उनके यहाँ छापा पड़वाएंगे, आपको पता है
जो आप इनडायरेक्टली शायद चाहते हैं वही मैसेज जाता है। जो भी व्यापारी वर्ग है उसके मन में ये अब खौफ आ चुका है कि यदि हम विभाग के भ्रष्टाचार की, निकम्मेपन की, अराजकता की यदि शिकायत करते हैं या कोई बात करते हैं तो ओपी चौधरी जी ईओडब्ल्यू और एसीबी का छापा हमारे यहां पड़वा देंगे। तो ओपी चौधरी जी पहली उपलब्धि ये है। अब दूसरी बात आते हैं, बहुत बहुत सारे विषय हैं। दूसरी बात आते हैं, आप कहते हैं सारी चीजें ऑनलाइन हैं। आपके जो विधानसभा है रायगढ़, वहां से मेरे पास काफी सारे फीडबैक आ रहे हैं कि सब निर्माण कार्य बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन संस्थागत ढांचे के अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो तबाह हो रही है। इसका मतलब विशेषकर राजस्व की स्थितियां खराब हो गई। आप कह रहे हैं कि सब ऑनलाइन जा रहा है, लेकिन आज के समय में पटवारी और तहसीलदारों की तरफ से इतना आक्रोश हो रहा है हमारी सरकार के खिलाफ कि जिसकी कल्पना करना ठीक नहीं है। मैं अभी इस विषय पे नहीं जा रहा हूं, मैं इस पे एक बार उनके साथ चर्चा करके विषय को समझ लूंगा, फिर आपके सभी साथियों के साथ जरूर बात करूंगा। लेकिन एक बहुत प्रमुख बात यह है, मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूं कि काम अच्छा हो रहा है नहीं कि राजस्व के संबंध में। मैं बात इसकी कर रहा हूं कि जिनके लिए काम हो रहा है और जिनसे काम करवाया जा रहा है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि जब आप काम करते हैं उनको आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है तो उनको हमेशा ये लगता है कि सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। अब ये माहौल कैसे तैयार हो रहा है, मैं इस पर आता हूं। माहौल इस पर ऐसे तैयार होता है कि ओपी चौधरी जी, शायद आपको लग रहा है कि पूरे प्रदेश को आपको ही चलाना है। ये अंदरूनी इच्छा तो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो अब अंदरूनी इच्छा है तो होता यह है कि राजस्व के निर्णय तो राजस्व मंत्री जी को लेने चाहिए, लेकिन जनता के बीच ये बहुत क्लियर मैसेज आता है कि भाई ओपी चौधरी जी का निर्णय है ऑनलाइन करना। ऑनलाइन करने के लिए आउटसोर्सिंग की जा रही है, विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की कितनी मदद ली जा रही है ये वो बताएंगे, लेकिन आउटसोर्सिंग भी कहां से होगी, किससे होगी, ये भी आप डिसाइड करते हैं। इसी तरह से यदि मैं बाकी भी अलग अलग क्षेत्र में जाते जाऊं तो हर जगह आपका ही नाम आता है, और जब आपका नाम आता है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि सीएम साहब या संबंधित विभाग के मंत्री निर्णय नहीं ले रहे हैं, निर्णय आप ले रहे हैं। और भी कैसे, यदि मैं बात करूं, ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी आउटसोर्सिंग की, जैसे मैंने बात की कि मान लीजिए आउटसोर्सिंग में रेवेन्यू को निर्णय लेना है कि वो करना है कि नहीं, और उसके लिए यदि कोई अतिरिक्त बजट लगता है तो वो वित्त विभाग से अनुमति लेंगे। लेकिन यहां तो ये बताया जाता है कि सब ओपी चौधरी साहब ने आउटसोर्सिंग और तमाम चीजें राजस्व को ठीक करने के लिए यह फैसला लिया है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत गलत दिशा में जा रहा है। अब तीसरी बात जो मैं रायगढ़ की आपसे बात कर रहा था, रायगढ़ में तमाम केसेस इस तरह के मेरे पास आ रहे हैं, और मैं आपको बताऊं मैं बहुत शीघ्र रायगढ़ जाने का कार्यक्रम बना रहा हूं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपके वित्त मंत्री रहते हुए रायगढ़ का बजर मुंडा घोटाला, जो शायद संभवतः छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला है, आज कहां ओझल हो गया है किसी को पता नहीं चल रहा है। आप तो कहते हैं ना कि हम प्रदेश को सबसे विकसित प्रदेश बनाएंगे, तो सब धन का अपव्यय होना, दुरुपयोग होना या भ्रष्टाचार में यदि वो धन गायब हुआ है तो उसकी वसूली की जिम्मेदारी भी तो वित्त मंत्री के नाते आपकी है। तो ये धन की वसूली क्यों नहीं हो पा रही है? बजर मुंडा तो भाई आपका रायगढ़ का क्षेत्र का घोटाला है, वो उस पर आपकी मौन या खामोशी क्यों है? अच्छा, फिर उसके बाद एक बात यह आती है कि सब जिसको जो कहना है कहने दीजिए, मैं जवाब नहीं दूंगा। ओपी चौधरी जी, अब आप आईएएस नहीं रह गए कि आपके वरिष्ठ अधिकारी जो आपको निर्णय देंगे आप उसके आधार पर चलेंगे। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा के विधायक हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री हैं। आपकी जवाबदेही बहुत मजबूती से बनती है। यदि आप ये कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, इसका मतलब आप स्व प्रमाणीकरण कर रहे हैं कि आप सत्ता संचालन में असफल हो चुके हैं। तो इसलिए जवाब आपको हर प्रश्न का देना पड़ेगा।
यदि सरकार कहती है कि साहब हमने एससीआर बना दिया और हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं। जब आप सरकार में आते हैं, सरकार का हर निर्णय मजबूत होना चाहिए। एक निर्णय से आप पूरी सरकार की वाहवाही नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये लोग ये बोलते हैं कि जब आपने माहौल भी ऐसा बना दिया है कि पूरा प्रदेश ओपीजी चला रहे हैं, तो जब मैं सीएम हाउस की बात करता हूं कि जो आप कह रहे हैं, या एक प्लांटेड खबर, एक्चुअली आप लोगों का नेक्सस बड़ा अच्छा काम कर रहा है। एक मीडिया का पोर्टल है आपके साथ, आप हैं और आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी की टीम है। अब ब्यूरोक्रेसी की टीम आपकी सीएम सचिवालय में भी बैठी है। ओपीजी मैं आपको कहता हूं, यदि ईओडब्ल्यू एसीबी का छापा पड़वाना है, वित्त मंत्री और आवास पर्यावरण के नाते ईओडब्ल्यू एसीबी भी आपके अंडर में नहीं है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह देते हैं? क्योंकि ये तो साहब या तो सीएम साहब के पास जाना चाहिए या होम मिनिस्ट्री के पास जाना चाहिए। यदि एंटी करप्शन की बात कर रहे हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग जाना चाहिए, जो कि सीएम साहब के पास है। लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई के बारे में ओपी चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी जैसे स्टेटमेंट देते हैं, ये मेरी समझ के परे है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि वो जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, कि यूएस, चाइना, रशिया ने पूरे वर्ल्ड में कब्जा करने के लिए अपनी अपनी फोर्सेस अलग अलग कंट्रीज और छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में बैठा दिया है। वैसी कमोबेश आपकी स्थिति है। आपकी इच्छा देखिए मुख्यमंत्री बनने की थी, वो बहुत अच्छी बात है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन चूंकि अब नहीं बन पा रहे हैं, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो जनता का फीडबैक आ रहा है, कि अब आप चाह रहे हैं कि कम से कम छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी आपकी चॉइस के हो जाए। क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप सिर्फ वित्त मंत्री हैं, और उसके आधार पर आपने प्रदेश को इतना जबरदस्त अपने नियंत्रण में ले लिया है, तो जब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव आपके व्यक्ति हो जाएंगे, तो प्रदेश पूरी तरह से आपके कब्जे में आ जाएगा। और फिर आपके लिए सारा संचालन बड़ा सरल होगा। मुख्यमंत्री तो फिर आपके लिए कुछ होंगे भी नहीं। और आपने वैसे भी पी दयानंद को भी बैठा दिया है, अपने परम मित्र को, या छोटे भाई, या जो भी कहा जाए, जो भी अधिकारी। आप कहते हैं कि सब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, चलिए मैं आपको चुनौती देता हूं मजबूती के साथ। तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण में आप कार्रवाई करके दिखा दीजिए। पी दयानंद वहीं बैठे हैं जनसंपर्क में, पी दयानंद की संदिग्ध भूमिका है। चलिए एसीबी और ईओडब्ल्यू का छापा पड़वाइए। क्यों कहा जा रहा है कि सीएम हाउस से ही कोल के सारे ट्रक्स मैनेज हो रहे हैं, कोल की सप्लाई मैनेज हो रही है? क्यों कहा जा रहा है? मैं प्रश्न कर रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। शराब शराब का पैसा कितना आ रहा है, कहां जा रहा है, इस पे ओपी चौधरी जी व्हाइट पेपर ले आइए। चलिए, कि शराब को जो 12 साढ़े 12,000 करोड़ का हमने टारगेट रखा है 2026 के लिए, इसका पैसा कितना आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस पे व्हाइट पेपर पूरा ले आइए। क्योंकि जब आप व्हाइट पेपर लाएंगे तो फिर काउंटर क्वेश्चन मेरा होगा आपका उस व्हाइट पेपर पे। तो मैं भी देखूं जरा ये जो प्लांटेड न्यूज थी आज सुबह की, कि सीएम सचिवालय में बड़े ईमानदार अधिकारी बैठे हैं, क्यों सुबोध सिंह साहब पी दयानंद जैसे और तीर्थराज अग्रवाल जैसे गंभीर प्रकरण पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे, जिसमें मुख्यमंत्री ने साजिश की, मुख्यमंत्री के विरुद्ध साजिश हुई। क्षमा चाहता हूं। अभी एक समाचार पत्र ने आपके बंगले के रिनोवेशन पर एक खबर चला दी थी, तो उसमें तमाम कानूनी प्रक्रियाओं की शुरुआत हो गई कि सब ओपी चौधरी जी के मानहानि की गई है और सरकार की छवि खराब की गई है 13.89 करोड़ के आंकड़े पर। सब तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण 500 करोड़ का घोटाला है, और जनसंपर्क सचिव इस पर आंख मूंद कर बैठ गए पी दयानंद जो हैं, जब एक खबर कैबिनेट की क्लीन चिट पर जारी होती है एक वेब पोर्टल पर कि साहब 500 करोड़ का घोटाला और कलेक्टर की कुर्सी। मतलब आपने सीएम साहब के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि आज की डेट में सरकार का मतलब ओपी चौधरी, और ओपी चौधरी जी फिर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि प्रदेश में जो भी हो रहा है, जो अकूत भ्रष्टाचार हो रहा है, शराब के लिए मैंने कहा ही आप आंकड़े को डिस्क्लोज करवाइए, क्योंकि अब सब चीज आप ही कर रहे हैं प्रदेश में। कोल के लिए आंकड़े डिस्क्लोज करवा दीजिए कि कोल में कितना पैसा कहां जा रहा है, आरटीओ का करवा दीजिए डिस्क्लोज। ये सब क्योंकि शिष्टाचार वाले पैसे होते हैं, पता नहीं चलता है।
तो मैं अब आपसे एक चीज कह रहा हूं ओपी चौधरी जी, देखिए विकास पुरुष कहलवाना, बनना और होने में अंतर है। आपका विजन डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा 2047 का, मैंने पूरा अध्ययन किया उस डॉक्यूमेंट का, मैंने इसीलिए समय लिया था, आज मैं इतने समय बाद बात कर रहा हूं। विजन डॉक्यूमेंट 2047 को यदि देखें तो वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन बेस्ड डॉक्यूमेंट है। अब कंस्ट्रक्शन बेस्ड डॉक्यूमेंट मतलब इसमें एक बहुत छोटा पोर्शन जो है ना, वो थोड़ा बहुत रोजगार और सेवाओं के सेक्टर की बात की गई है। बट हम ये बना देंगे, ये बना देंगे, इतने बिल्डिंग बनेंगे, इतनी लाइब्रेरी बनेंगी, इतना ये होगा। सब कोई राष्ट्र जो बनता है वो संरचनाओं से नहीं बनता है। राष्ट्र जो समाज बनता है वो ज्ञान, चेतना और मूल्यों से बनता है। और यदि हम कंस्ट्रक्शन को विकास मानते हैं, जंगल उजाड़ना को विकास मानते हैं, तो ये हमारा अपने आप पर प्रश्न चिन्ह है, हमारी अपनी बौद्धिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह है कि हम किस रास्ते पर आगे जा रहे हैं। और ओपी चौधरी जी, मैं शुरू से मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति संरचनात्मक विकास की बात करता है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देता है। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होगा, टेंडर निकलेंगे, बहुत स्वाभाविक है, और टेंडर निकलेंगे तो हिस्सा बंटवारा होता ही होता है। और मैं इस पूरे प्रयास में, यदि आपको मैं वित्त मंत्री के तौर पे देखूं, तो इस पूरे प्रयास में मुझे कहीं ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि आपके विभाग ने कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट से ये पूछा हो कि साहब कंस्ट्रक्शन लागत जो है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो कैसे घटाई जा सकती है, इस पर बात करिए, इस पर ट्रांसपेरेंसी लाइए। क्यों? क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट घटाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर भी आपको परसेंटेज देने से झिझकेगा, पर्टिकुलर जो भी अधिकारी या कर्मचारी या मंत्री मांग रहे होंगे। आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उस पर काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो जो इच्छा शक्ति है वो इन सब चीजों से दिखती है। तो मैं इसीलिए कहता हूं, जो आप तमाम 2047 का विजन दिया है ना आपने, मैं एक बात ये कहता हूं, जब तक आप माइक्रो फाइनेंस को मजबूत नहीं करेंगे इस देश में, 2009 की मंदी में इस देश ने क्या, पूरे विश्व ने देखा कि भारत का जो मार्केट था वो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस के कारण जमा रहा, नहीं तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी धाराशायी हुई थी। और आपका माइक्रो फाइनेंस को लेकर कोई जोर नहीं है, मैंने देखा, मैं आपका पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा हूं। हाँ, दो चार छोटी छोटी चीजें उसमें दिखती हैं, एसएचजीज और ये वो, बट वो कॉर्पोरेट कल्चर में दिखती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप कलेक्टर हैं, आपको गाइड करने वाले जो लोग थे उसमें भी वो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे। तो उसमें जो जमीन का जुड़ाव है ना, मैं इस बार ईमानदारी से कह रहा हूं, भूपेश बघेल की सरकार जो थी उसमें माइक्रो फाइनेंस दिखाई देता था, उसमें हमारे कल्चर और रीजन का जो है वो, रिलीजन का जो है वो झलक दिखाई देती थी कि हाँ वहां एक विजन है। बट चूंकि नीयत साफ नहीं थी, नीयत भ्रष्टाचार की थी, तो वो तबाह हो गया। आज आपने या हमने गौधाम ले लिया है, इसको गौठान को, मतलब ये ऐसे तमाम विषय हैं कि इस पूरी योजनाओं में, सरकार में कलेक्टरी की छवि दिख रही है, जन नेता या जन विचार की छवि नहीं दिख रही है। तो आपको इस पर बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा। और मैं आपको अभी से कह रहा हूं, आप आंकड़े आधारित आप बात कर लीजिए। मैं आपको एक और बड़ी चीज बता रहा हूं, आप कहां फेल हो रहे हैं। 2047 का जब आप विजन लेते हैं, उसके लिए आपको जो ग्रोथ रेट चाहिए, आप ग्रोथ रेट पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, मैं उधर नहीं जा रहा। आपको लग रहा है कि 12-12,500 करोड़ के लिकर के बजट पर आप ग्रोथ रेट ला पाएंगे? मैं इसका बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पूर्ण शराबबंदी हो सकती, नहीं होती है। क्योंकि जो एलिट क्लास है और तमाम इस तरह के लोग हैं, उनको शौक में भी उनको पीना है। पूर्ण शराबबंदी एक झूठ है। लेकिन जो ग्रामीण व्यवस्था आधारित है, जो ग्रामीण लोग हैं या शहरों के जो झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं, आप यदि उन पर शराब नियंत्रण नहीं करेंगे तो ये जो पूरा आपका मैन पावर है, एचआर जो है, ये आपका नशे में जो दिन भर की कमाई लाता है उसको शराब में खत्म कर देता है। और दुर्भाग्यजनक, आप अपने आप को एक बहुत अच्छा वित्त मंत्री कहते हैं, सब 12,000 करोड़, आप पता है तीसरा शायद आपका 1 लाख करोड़ या पता नहीं कितने जो भी है, मैं देख रहा था कि तीसरे नंबर पे आपका सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से आएगा। खमारडी में अभी शराब दुकान का विरोध हुआ। इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को
शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और जब लोग शराब पिएंगे तो आपको लगता है 2047 में छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा? किसको भुलावे में रख रहे हैं ओपी चौधरी जी? यूथ आइकन, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कभी राउंड लगाइए, सुबह 10 बजे स्कूल के बाहर बच्चे शराब पीते हुए मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप घर घर शराब बंटवाने की तैयारी में 12,000 करोड़ से। और दुर्भाग्य से आपका 2047 के विजन डॉक्यूमेंट में एक भी ऐसा मुझे कोई प्रावधान नजर नहीं आया जिसमें आपका डॉक्यूमेंट कह रहा हो कि साहब हम ग्रेजुअली जो है वो शराब बिकने के टारगेट को कम करते जाएंगे और हमारे दूसरे रेवेन्यू जनरेशन जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो इसका आशय क्या है कि शराब का जब आप व्हाइट पेपर लाएंगे तब हमको पता चलेगा कि शराब यदि बिक रही है तो उसमें से कितना हिस्सा रिश्वत के रूप में जा रहा है और कहां जा रहा है, हम तब वो सवाल पूछेंगे, अभी नहीं पूछेंगे। अभी हम आरोप नहीं लगा रहे कि आप शराब में सरकार कहीं कोई पैसा खा रही है। हम कह रहे हैं आप डॉक्यूमेंट को सामने लाइए कि 12,000 करोड़ का पूरा बाइफिकेशंस ले आइए, फिर हम उसको सोशल ऑडिट करेंगे, शराब वालों से पूछेंगे कि भैया एक्चुअली शराब की कॉस्ट क्या आ रही है और कितना आ रहा है। मेरे अनुमान से जब आप लोग बॉन्डर की व्यवस्था पूर्व सरकार की कंटिन्यू कर रहे थे, आज मैं खुल के कह रहा हूं, मेरे अनुमान से जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं उन्होंने 25% इंक्रीज करके रेट आपको दिए हैं सरकार को। आपको मतलब सरकार को मैं कह रहा हूं ना, ये आप पे बात नहीं है। तो यदि मैं एक कंसोलिडेटेड ओवरऑल आंकड़ा मान रहा हूं, अभी जो मुझे कुछ लोगों से इनफॉर्मली पता चला था, और चूंकि बड़े ब्रांड है वो सामने नहीं आएंगे क्योंकि उनकी पूरा सब मटिया में कर देगी सरकार, तो मैं ऐसा मान रहा हूं यदि 12,000 करोड़ का है और 25% इंक्रीज करके मांगा गया है, तो क्या, मेरे आरोप नहीं है, मेरा जिज्ञासा है, क्या सरकार के पास 2 से 3,000 करोड़ रुपए का सिर्फ शराब से रिश्वत आ रही है? इसका खुलासा होगा। ओपी चौधरी जी, वित्त मंत्री के नाते अब आपका नैतिक दायित्व हो गया है, नैतिक के साथ जनता के प्रति भी दायित्व हो गया है कि आप इस आंकड़े का खुलासा करिए कि शराब में कितना पैसा कहां जा रहा है। तो अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि जो प्लांटेड न्यूज चल रही है, ये ईमानदार है वो ईमानदार है, मत करिए। आप प्रदेश की जनता के समक्ष अपनी छवि नहीं बना पाएंगे। आप ईमानदारी से काम करेंगे। मुझे पता है मेरे फेसबुक लाइव के बाद फिर आपने हेडगेवार जी की तस्वीरों में भी नमन करना शुरू कर दिया और तमाम श्यामा प्रसाद जी पे भी। नहीं, हमारे यहां संघ में एक व्यवस्था होती है, व्यक्ति जब मुंह खोलता है ना, शब्द बोलता है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये संघ से जुड़े हैं कि नहीं है। अभी बीच में मेरे फेसबुक वॉल पे एक सज्जन आ गए थे, स्वयं सेवक लिखा हुआ है उन्होंने, मैं उनके शब्द को सुन के बता सकता हूं। मेरे मित्र ने कहा, जो स्वयं सेवक है वरिष्ठ, उन्होंने कहा यार प्रतीक वो स्वयं सेवक नहीं था यार, वो लिख लेना अलग विषय। हमारे यहाँ ना मुंह जब खोलता है आदमी ना, तब पता चल जाता है ये स्वयं सेवक है कि नहीं है। तो इसीलिए आप अपने आप को भाजपा का मत दिखाइए, संघ का मत दिखाइए। आप चूंकि अब एक प्रतिनिधि हो गए हैं, आप अपने आप को जनप्रतिनिधि दिखाइए और जो ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं उसको आप जमीन पर उतारिए। आप इन सब चक्करों में मत पड़िए कि डीजीपी आपका हो, मुख्य सचिव आपका हो, आप इन चक्करों में मत पड़िए। आप विभाग को संभालिए। यदि रेवेन्यू के डिसीजन है उनको लेने दीजिए, यदि शिक्षा के डिसीजन है उनको लेने दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा ये आपका नुकसान है, मैं आपको कह रहा हूं। जनता के बीच जाना इतना सरल काम नहीं है। आखिरी में ठीकरा आपके ऊपर फूटेगा, आप मेरी गारंटी लिखकर बात ले लीजिए। आप जब क्रेडिट लेते हैं ना, तो आपको अच्छाइयों का नहीं, फिर बुराइयों का भी क्रेडिट मिलता है। और अभी तो आप अच्छाइयों का ले रहे हैं, बुराई का नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पूरे प्रदेश में एक ही लाइन है, ओपी चौधरी सरकार चला रहे हैं। तो जब ओपी चौधरी सरकार चला रहे हैं तो इसका मतलब, अरे भैया लूटा थे वो प्रदेश का, लूट डाले हैं भैया वो, अरे सब फर्जी बाड़ा है भैया, सब बड़ा बड़ा बात करके ऐसने है वैसने है, ये सब ये फीडबैक है आपका। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यदि आपको काम करना है, मुख्यमंत्री की लालसा मत रखिए। अच्छा काम करेंगे, 2028 में सरकार आएगी, आप 2028 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि नवंबर दिसंबर में आप ये सब करके मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं बता रहा हूं आपके पास एक मंत्रालय नहीं रहेगा, आप लिख कर ले लीजिए।
आज की जो स्थिति हो गई है, आपके मंत्रालय छीने जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय शायद रह जाए, जो अभी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है आपकी। क्यों? क्योंकि आपने, अब ये सीधा आरोप है आप पर कि आपने एक पूरा गिरोह तैयार कर दिया है प्रदेश में, और ये गिरोह शायद आपके नाम पर या आपकी जानकारी के बिना, या हो सकता है आपके संज्ञान में, पूरे प्रदेश में लूटमारी कर रहा है। जनता से, व्यापारी से, गरीब लोगों से, सब जगह लूटमारी चल रही है। और मैं आज एक बड़ी बात कह रहा हूं, रायगढ़ में रिवर फ्रंट के नाम पर मुझे एक बहुत बड़े घोटाले की भूगंध आई है। जो अभी पलायन हुआ है ना, मैं अभी पुख्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको संकेत दे रहा हूं, रायगढ़ में यदि वो घोटाला हो रहा है तो उसके छींटे आप पे जरूर पड़ेंगे, और वो घोटाला लगभग शायद तय होगा। मेरे पास कुछ समय में वो जानकारियां आ जाएंगी। तो मेरा कहना है, सावधान रहिए, ईमानदारी से काम करिए, नीयत से काम करिए। डॉक्यूमेंट संगठन को खुश करने के लिए, पदाधिकारियों को खुश करने के लिए काम मत करिए। सारे संगठन के कार्यकर्ता आपसे पीड़ित हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं। आप भले 2, 4, 5, 10 लोगों को खरीद कर, उनका काम करके, या उनको अपना करीबी बताकर अपने पास ले आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो बड़ा वर्ग है ना, बहुत विशाल संगठन और हमारे स्वयंसेवक है, आप नहीं समझ पाएंगे, जीवन में आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने उसको बचपन से नहीं देखा है। आपने आईएएस की जो देखी है ना चीजें, उसके बाद आपको ये संघ, स्वैच्छिक संस्थाएं, ये सब चीजें नहीं समझ पाएंगे। एक ब्यूरोक्रेटिक ढंग से देखते हैं आप, तो आप ये जितने प्रयास कर रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाएंगे। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि आपके आसपास के जितने लोग हैं, नेता को उनके आसपास के लोग डुबाते हैं, नेता तो अपने काम खुद संभाल लेते हैं, तो आप जैसे अपने आसपास के लोगों को संभाल लीजिए। प्लांटेड न्यूज, प्लांटेड पब्लिसिटी, है ना, प्लांटेड कैंपेन, सारी चीजों को छोड़ दीजिए, ईमानदारी से काम करिए। अदरवाइज आपके ऊपर बहुत बड़े और बहुत गंभीर आरोप अब अगले 2-4 महीनों में आने वाले हैं। तो मैं यहां से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यदि आपको काम करना है, धन आधारित, धन विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, धन के बिना काम नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आप विकास कर रहे हैं और मानवीय मूल्य और मानवीय चेतना यदि उसमें नहीं आ पा रही है, लोगों की समाज के लिए जिम्मेदारी नहीं आ पा रही है, तो आपके सारे प्रयास असफल हैं। क्योंकि ये प्रयास तो कोई भी सरकार रहेगी करेगी। जो आप कर रहे हैं ना, ये आप कोई अनूठा नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी सरकार आएगी वो ये प्रयास करेगी, जो भी मंत्री आएगा वो ये काम करेगा। विकास जो है ताउम्र चलता रहेगा। एक आएगा, एक चौक तोड़वाएगा, एक डिवाइडर तोड़वाएगा, फिर दूसरा उसमें पौधे लगा के, ये सब जीवन भर चलेगा। लेकिन यदि आप शराब के राजस्व से तीसरे नंबर पर लाकर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, शराब दुकान खुलवाकर, तो आप आज से मानिए कि आप एक असफल वित्त मंत्री हैं। तो आपको अपनी रणनीति में, अपनी योजनाओं में, अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा, यदि आप लोकप्रिय मंत्री बनना चाहते हैं तो। और आखिरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की कभी रिपोर्ट पढ़िएगा, जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था। उसने 3 चीजों पर गौर किया है, बात कही है। यदि आपको गवर्नेंस लाना है तो 3 चीजों पे लाना है: डेलीगेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, वेबसाइट और सारी चीजें ऑनलाइन। अकाउंटेबिलिटी की आप बात नहीं कर रहे हैं। किसी अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं हो रही है। सबसे पहले आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये जो आप पे इतने सारे आरोप लग रहे हैं उसको लेकर। डेलीगेशन, पावर जो है वो देना हर किसी को अखरता है, इसीलिए जनता के पास, जनप्रतिनिधियों के पास पावर्स नहीं जा रहे हैं। आप डेलीगेट जो है वो पावर्स नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे पावर्स आप अपने पास रखना चाह रहे हैं। ये मैं विषय से भटक जाऊंगा, लेकिन मैं ये 3 विषय आपको इसीलिए कह रहा हूं कि यदि आपको एक सफल वित्त मंत्री, सफल नेता बनना है, तो आपको ये सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे फेसबुक लाइव पर इसीलिए आना पड़ा इस बातों के लिए, क्योंकि मैंने प्रयास किया कि आपसे संवाद स्थापित हो, लेकिन फिर आपका वही मोड शुरू हो गया, रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ये आईएएस का जो अप्रोच है ना, आपका एटीट्यूड, ये समाप्त नहीं हो रहा है। जब प्रॉब्लम आती है आप अपनी इच्छा से बात करते हैं, जब प्रॉब्लम नहीं है तो आप फोन उठाना या मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। आप ये तक नहीं सोचते हैं कि सामने वाला आपसे सकारात्मक बात करना चाह रहा है या क्या बात करना चाह रहा है। तो
आज के इस फेसबुक लाइव में बहुत कुछ है ओपी जी आपके लिए, बहुत गंभीर आरोप भी पड़ रहे हैं। यदि आप इन आरोपों का जवाब दे सकते हैं, आप मुझे मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने जितनी बातें कही है प्रदेश की जनता की बातें हैं। मैं सिर्फ एक माइक की भूमिका निभा रहा हूं, और यदि आप मुझे भी देते हैं ठीक है, मैं उसको जनता तक पहुंचा दूंगा, लेकिन जवाब देना सार्वजनिक रूप से जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी, संसाधन की कमी है इसीलिए बहुत ज्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जैसे ही संसाधन जुटते हैं बहुत जल्दी मैं रायगढ़ आ रहा हूं और वहां के तमाम मुद्दे और वहां के तमाम पीड़ित लोगों से भी मुलाकात करने का मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया।